Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of HSCD Degree College. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और एक अनइंटरप्टेड लर्निंग सेशंस के लुत्फ़ हो रहे होंगे आप। तो आइए बात करते हैं अपने चैप्टर के हवाले से कि आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ, वो एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको चीज़ें कवर कराई थी, वो आपके साथ हमने जनरल लेजर की जो विद बैलेंसेस अगर आपको लेजर्स दे दिए जाए तो किस तरीके से उन लेजर्स को मेंटेन किया जाता है, ये सीखा था। और इसके अलावा हमने आपके साथ ट्रायल बैलेंस को भी डिस्कस किया था। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर की, जो कि पेटी कैश एंड कैश बुक से रिलेटेड है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स के पेटी कैश क्या है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स के जो भी बिजनेस होता है, तो बिजनेस अपना तमाम का तमाम जो कैश होता है उसको बैंक में ही रखता है, क्योंकि बैंक से ही तमाम जो ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन हो, तमाम की तमाम उनकी जो पेमेंट प्रोसेस की जाती है वो थ्रू चेक की जाती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो तमाम का तमाम जो कैश होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारा का सारा बैंक में डिपॉजिट होता है। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारा का सारा अगर कैश हम डिपॉजिट करा दें तो हमें जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस में खर्चा करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अदर वर्ड्स जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, क्या उनके लिए भी हमें बार बार बैंक जाना पड़ेगा और अमाउंट को निकाल के लाना पड़ेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, बल्कि इसकी मिसाल आप इस तरह ले लीजिए कि अगर आप गौर करें तो आपने अगर कोई पैसा अपना जमा कराया हुआ है, यानी कि जमा किया हुआ है, अपनी सेविंग में रखा हुआ है, तो यार आप सारा का सारा पैसा जो है वो आप तमाम का तमाम कैरी तो नहीं करते अपने साथ। जब आप बाहर जाते हैं तो जितनी आपकी नीड की अमाउंट होती है उतनी ही अमाउंट को आप वहाँ से निकालते हैं और फिर जाते हैं और जो भी आपको खर्चा करना होता है उस अमाउंट से जो कि अवेलेबल कैश इन योर पॉकेट होता है उसी से खर्चा करते हैं। तो इसी तरह से पेटी कैश की भी मिसाल हम ले लेते हैं। तो बिजनेसेस भी यही करते हैं कि उनका सारा का सारा पैसा जो होता है वो बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है, लेकिन चूँकि कंपनी को ज़रूरत पड़ती है कुछ छोटे मोटे खर्चों की जो कि पूरे महीने इनको करने होते हैं, सच एज के आपने कोई माल मंगाया, उसका किराया देना है, छोटा मोटा न्यूज़पेपर्स हैं जो आ रहे हैं उसकी पेमेंट करनी है, अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपने फैसिलिटेट करना है या उसकी खातिर तवाज़ुन करनी है, उसमें जो खर्चे होते हैं। इसी तरीके से अगर उसके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूरत पड़ती है, तो कैश आप बार बार जाके बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्ट ऑफ द या बिगनिंग ऑफ द मंथ आप ड्रॉ कर लेते हो, और ये एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ बिजनेस। और फिर तमाम के तमाम महीने उसी में से आप जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि भी हमने आपके साथ डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उन तमाम के तमाम खर्चों को आप वहाँ से करते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। तो जो पैसा हमने बैंक से इन छोटे मोटे खर्चों के लिए निकाला वो हमारा पेटी कैश कहलाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं पेटी कैश से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान चैप्टर है और आपने बस इसको बहुत गौर से इसको समझना है। गर्ज के आपने जस्ट सिर्फ इसमें पोस्टिंग करनी है और जो चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है पेटी कैश बुक से रिलेटेड। तो बताया गया कि ऑन जनवरी 1, 2006 MS Hassan and company established a petty cash fund by 6,000 and completed the following transactions during the month. तो जनवरी 1 को पे किया गया फॉर द परचेज ऑफ पेन, रबर एंड शॉर्पनर 400, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ बता दिया गया कि जनवरी 1 को हसन एंड कंपनी है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया पेटी कैश फंड। यानी कि इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि इन्होंने बैंक से ये अमाउंट निकाली है ताकि इससे पूरे महीने खर्चा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी
کہ ڈیورنگ دا منتھ آف جنوری انہوں نے جو ہے یہ تمام کے تمام خرچے کیے جو کہ اب آپ کو نیچے لسٹ ڈاؤن کر کے دے دیے گئے. تو بتائیں گے جنوری 1 کو پے کیا گیا تھا فور پرچیز آف پین ربر اینڈ شارپنر. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس پین ربر شارپنر اور اس طرح کے جو بھی آئٹمس ہوتے ہیں اسٹیشنری ریلیٹڈ وہ یہاں موجود ہیں. اور یاد رکھیے انہیں ہم اسٹیشنری کے نام سے بھی جانتے ہیں, انہیں ہم آفس سپلائز کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو ورڈ کے بزنس میں جو بھی آفس میں استعمال ہونے والا اسٹیشنری آئٹم ہے وہ سارا کا سارا ہمارا آفس سپلائز ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں کہا گیا پیڈ فور ڈپلیکیٹنگ پیپر. ڈپلیکیٹنگ پیپر کیا ہوتا ہے؟ جو کاربن پیپر ہوتا ہے بیسیکلی اسے ڈپلیکیٹنگ پیپر بھی کہتے ہیں. اب کرنٹ جو دور ہے اس میں ڈپلیکیشن کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس لیے انوائسز دو نکلتی ہیں کیونکہ کمپیوٹرائز اب انوائسز بنتی ہیں. لیکن جب مینوئل انوائسز بنائی جاتی تھی تو نیچے ایک کاربن پیپر رکھا جاتا تھا. تو جب آپ اوپر کے انوائس بناتے تھے تو اس کی ایز اٹ از کاپی ڈپلیکیٹ ہو جاتی تھی نیچے والے پیج کے اوپر, اور وہ ایک جو کاپی ہوتی تھی کسٹمر کو چلی جاتی تھی اور ایک کاپی آپ کے اپنے ریفرنس میں آپ کی انوائس بک میں موجود رہتی تھی. تو اس پرپز کے لیے ڈپلیکیشن پیپر یوز ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ بھی چیز اسٹیشنری کا ہی آئٹم ہے, تو اس لیے یہ بھی آفس سپلائی سے ہی تعلق رکھتا ہے. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور پھر بات کی گئی کہ پے کیا فور پان کی فور کلائنٹ 20 روپیز. یعنی کہ جو کسٹمر آئے تھے جو کلائنٹ آئے تھے ان کی خاطر توازی کی گئی, وہ پان اور ٹی وغیرہ ان کو پیش کی گئی. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس جب ہم کوئی کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیز کی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس یہ انٹرٹینمنٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اب آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس, پھر بات کی گئی کہ پیڈ فور برنگنگ گڈس ٹو بزنس. یعنی کہ کچھ پیسے پے کیے گئے کہ جو گڈس تھی وہ بزنس تک لائی گئی. یعنی کہ گڈس کا مطلب آپ کی وہ مال یا وہ مرچنڈائز ہوتی ہے جس کو آپ بیچ کر منافع کماتے ہو یا کاروبار جس کی پروڈکٹ کا کر رہے ہو. تو اسٹوڈنٹس وہ لانے کے لیے جو بھی خرچہ کیا گیا دیٹ ول بی کالڈ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. یاد رکھیے اسٹوڈنٹس جب بھی مال کو لے کر آیا جائے گا یعنی کہ مال ٹریول کرے گا اسے ہم ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے طور پہ ریکارڈ کریں گے. پھر آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں 13 کی دیکھتے ہیں. تو 13 کو پے کیا گیا فور ٹیلی گرام ٹو ملتان. یعنی کہ پے کیا گیا ٹیلی گرام. اب ٹیلی گرام کیا ہوتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اب دوبارہ کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہو چکی ہے تو اس لیے ہم ای میل کا یوز کرتے ہیں. لیکن جب یہ دور نہیں تھا تو اس وقت ہم زیادہ تر جو یوز کرتے تھے وہ پوسٹ آفیسز کو یوز کرتے تھے. اور اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمیں جو خط و کتابت کی جاتی تھی یعنی کہ کہیں کسی سے رابطہ رکھنا ہوتا تھا تو ہم لیٹرس کے تھرو خط و کتابت کرتے تھے. تو یہ جو ٹیلی گرام ہے بیسکلی اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو پیڈ فور ٹیلی گرام ٹو ملتان 60. تو 60 روپیز کا ٹیلی گرام بھیجا ہے. اس کی جو مثالیں ہیں سب سے امپورٹنٹ مثالیں آج بھی سروسز آپریٹ کی جاتی ہیں جیسے کہ ٹی سی ایس ہے ہمارے ملک میں جو برانڈ کام کرتا ہے, او سی ایس ہے, لیپرڈ کوریئر ہے, اور اب اس طرح کی اور بھی کوریئر سروس کمپنیز آ گئی ہیں. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس ہم جب ان کی سروسز لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو بھی پیمنٹ کی جاتی ہے وہ ہماری ٹیلی گرام کی پیمنٹ کی جاتی ہے یا پوسٹیج کی پیمنٹ کی جاتی ہے. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا 14 میں کہ پیڈ کیا فور پوسٹیج اسٹیمپ. تو پوسٹیج اسٹیمپس کیا ہوتی ہیں؟ پوسٹیج بھی بیسکلی اپنے نام سے ظاہر ہے پوسٹ آفس سے ریلیٹڈ. یعنی کہ جو آپ یہ جو ٹکٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جو لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے پوسٹ کرنے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان اسٹیمپس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو لیٹرز اینڈ اسٹیمپس ہیں پوسٹیج اینڈ اسٹیمپس ہیں یہ بھی آپ کے پوسٹیج کا یعنی کہ ڈاک سے ریلیٹڈ چیزوں کا ہی حصہ بنے گا. پھر اگین اسٹوڈنٹس آگے بڑھے اور 16 کو بتایا گیا کہ پے کیا فور ڈنر ٹو کلائنٹ روپیز 300. 300 روپے جو ہے کلائنٹ کو ڈنر کے لیے کلائنٹ کے ڈنر کے لیے پے کیے گئے. تو یہ بھی اسٹوڈنٹس انٹرٹینمنٹ کا ہی حصہ ہے. پھر ہم آگے بڑھے اور بتایا گیا کہ پیڈ فور پینسل ربر اینڈ کاربن پیپر. تو اگین یہاں جو بات کی جا رہی ہے پینسل ربر اور کاربن پیپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپلیکیٹنگ پیپر اور کاربن پیپر ان دونوں کو ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا
तो ये दोनों चीज़ें ही जो है स्टेशनरी का या ऑफिस सप्लाईज का हिस्सा बन जाती है। उम्मीद करते हैं पढ़ने वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर के लिए हमने पे किया 200 रुपये। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ माल की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ज़ाती तौर पे किसी बंदे के सफ़र करने की बात कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको हमने किसी भी काम से कहीं भेजा हो और उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी हमें उसकी किराए की। तो फेयर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ किराए से है। तो पेड फॉर टैक्सी फेयर 200। तो याद रखिए जब हम माल को लेकर आते थे, माल की लाना ले जाना करते थे, तो वो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन कहलाता था। जबकि हम खुद अगर कहीं आना जाना करें या बीइंग ए पर्सन अगर कोई ट्रैवल करता है तो वो या तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहलाएगा या फिर वो कन्वेंस कहलाएगा। अच्छा, यहाँ भी आपको एक बात वाज़ेह करते चले स्टूडेंट्स कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ताल्लुक़ रखती है गुड्स से, और यहाँ फेयर के हवाले से जो बात है वो ताल्लुक़ रखता है आपके किसी शख्स के पर्सनली जो है ट्रैवल करने से। तो एक बात और बताते चले कि या तो विद इन सिटी ट्रैवल किया जा रहा होगा, तो जो विद इन सिटी जो आप ट्रैवलिंग करते हो उसे हम कन्वेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी आप आउटसाइड द सिटी ट्रैवल करते हो तो उसे हम बेटर यही होता है कि उसको हम अपने ट्रैवलिंग के नाम से ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल, यानी कि जो रजिस्टर्ड पार्सल है वो 90 रुपीज़, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर दराज.टी के इस तरह की सर्विसेज देता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की तो वो चीज़ आपके पास आई और उसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि उसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से रजिस्टर्ड पार्सल की मिसाल है कि अगर आपने कोई चीज़ मंगाई थी तो आपने पार्सल रिसीव करने के बाद उसकी जो पेमेंट करनी है वो आपकी रजिस्टर्ड पार्सल की पेमेंट होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेड फॉर सिक्योरिटी गार्ड। पेड फॉर सिक्योरिटी गार्ड 400 इन एडवांस, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए पे किए गए थे 400 इन एडवांस, यानी कि उनको एडवांस की ज़रूरत थी, हमने इशू कर दिए बिजनेस से। तो याद रखिए स्टूडेंट कि किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंट का हिस्सा नहीं है। तो याद रखें कि जब भी कोई ऐसा आइटम होता है जो हमारे गिवन अकाउंट्स में नहीं आता, तो एक हम उसके लिए जनरल हेड लाजमी तौर पे ओपन करते हैं और उसमें इसको पोस्ट कर देते हैं, और उस जनरल हेड का नाम हमारे पास संजीव होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि 26 में पे किया गया रिपेयर फॉर फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट इनकर की गई 700। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी इससे रिलेटेड कोई अकाउंट मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास संडीज के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि बताया ये गया कि पेड फॉर बस फेयर, अगेन बस फेयर किसी को ट्रैवल करवाया और उसके बदले हमने जो पेमेंट की वो कन्वेंस का हिस्सा बनी जिसे हमने बस फेयर के नाम से जाना। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग बिल था इलेक्ट्रिसिटी का, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू है ये बिल आपके ऊपर और आपने इसकी पेमेंट करनी है। तो 200 रुपीज़ का ये बिल है जिसको आपने पे करना है, और ये भी चूँकि किसी और हेड में अगर नहीं आएगा तो इसको भी हमें एक जनरल हेड जो हमने ओपन किया था संजीव के नाम से उसमें इसको पोस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं तमाम की ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि रिकॉर्ड करनी है हमने अबव ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक, यानी कि आपको बता दिया गया कि रिकॉर्ड करनी है अबव ट्रांजेक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ मौजूद है पैटी कैश बुक के अंदर, और उनके लिए स्पेशल कॉलम्स यूज़ करने हैं। बता दिया गया कि स्टेशनरी का यूज़ कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर लीजिए, पोस्टेज का यूज़ कर लीजिए, कन्वेंस का यूज़ कीजिए, एंटरटेनमेंट का और संगीत का। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपको नॉर्मल केसेस में बता दिया जाता है कंपनी कौन कौन से हेड्स के अंडर जो है वो ये अकाउंट्स खोलती है,
अगर इन केस आपको ना भी बताया जाए तो आप स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर लीजिए, और सैंडविच और स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टेज, कन्वेंस, इंटरटेनमेंट, सर्विस के आइटम्स को आपने लाजमी खोलना है। और अगर कोई स्पेसिफिकली किसी अकाउंट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो आप उसका अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर। इंशाल्लाह जब आप आने वाले वक्तों में अल्फा पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ इस बात की वाज़ेह तौर पर वजाहत आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो आइए स्टूडेंट्स अपने अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम MS हसन एंड कंपनी थी। बनाने क्या जा रहे हैं, पेटी कैश बुक, यानी कि पेटी कैश बुक बनाने जा रहे हैं ताकि इसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006। आप डाल दीजिएगा 2006। तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006 के लिए हम ये पेटी कैश बुक मेंटेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं इनके कॉलम्स की। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि आपने बनाना कैसे है। तो आपने अपने रजिस्टर को सेंटर से खोल लेना है, यानी कि दोनों ब्लैंक पेजेस होने चाहिए आपके लेफ्ट और राइट पे, और आपने सेंटर में हेडिंग्स डालनी है उसकी, और डेट से लेके पेमेंट तक के कॉलम को एक पेज पर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाईज से लेकर और सैलरीज तक के जो छोटे हेड्स हैं आपने इनको नेक्स्ट पेज पे बना लेना है। और फिर स्टूडेंट्स अब इसमें जो कॉलम्स है वो किस तरह आ रहे हैं, तो याद रखिए डेट आ रही है, डेट जो आपकी जिस ट्रांजेक्शन की डेट होगी वो आएगी। उसके बाद बना क्या रहे हैं हम लोग पेटी कैश फंड, तो उसकी जो अमाउंट रिसीव करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के वक्त तो वो रिसीव की जाएगी क्योंकि ऑफिस में, तो इसलिए यहाँ उसको रिसीव के कॉलम में लिखा जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बताया गया डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, या इसमें आप जो है वो तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स में डिटेल लिखते हैं उस ट्रांजेक्शन के हवाले से। और उसके बाद जो भी आपने खर्चे किए उनकी पेमेंट की तो वो पेमेंट के कॉलम में आते हुए नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले आप ये काम करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम जितना भी खर्चा करेंगे वो तो इन टोटल आपको पेमेंट के कॉलम में आता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमें इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है कि हमने, चूंकि ये जानना चाहेंगे कि हमने जितनी भी पेटी कैश खर्च किया तो उसमें कितना पोर्शन किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर खर्च किया, ताकि आने वाले वक्तों में हमें बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में आसानी हो। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ऑफिस सप्लाईज एक हेड है आपके पास, दूसरा हेड आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, और तीसरा हेड आपके पास पोस्टेज है, चौथा आपके पास कन्वेंस है, पांचवा आपके पास एंटरटेनमेंट है, और सिक्स जो है वो आपके पास सैंडविच या जनरल या मिसलेनियस हेड है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये फॉर्मेट आपकी समझ आ गया होगा। याद रखिए कि यहाँ हमारे पास स्लाइड्स में एक लिमिटेशन है, इसकी कैपेसिटी कम है काम करने की, तो इसलिए हमें इसको नेक्स्ट पेज पे भी, नेक्स्ट स्लाइड पे भी कंटिन्यू करना पड़ा है। तो आपका ये क्वेश्चन एक सिंगल पेज में भी आसानी आ सकता है। तो आपने यही करना है, आपने इसको मल्टीपल पेजेस पे नहीं करना है, आपने जस्ट ये 2 पेजेस लेने हैं और इसके ऊपर आपने इसको पोस्टिंग इसकी करनी है अकॉर्डिंगली जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जनवरी 1 को इस्टेब्लिश किया था पेटी कैश फंड, तो डेट के कॉलम में हमने डेट लिखी जनवरी 1, और उसके बाद 6,000 रुपीज़ रिसीव किए गए, तो 6,000 रुपीज़ से पेटी कैश इस्टेब्लिश हुआ था, तो पेटी कैश फंड में 6,000 रिसीव हुए, इसलिए रिसीव की साइड पे हमने पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये पैसे हमने बैंक से रिसीव किए तो यहाँ हमने बैंक लिखा, चाहे तो यहाँ पेटी कैश फंड भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक से चूंकि रिसीव किए तो उसकी जो रीज़न है रिसीव होने की वो हमारी बैंक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ हमने अभी सिर्फ 6,000 रुपीज़ इस्टेब्लिश किया, तो रिसीव किए हैं, पेमेंट अभी किसी चीज़ की नहीं की, इसलिए पेमेंट के कॉलम में नहीं आ रही। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। फिर जनवरी 1 को ही एक ट्रांजेक्शन हुई जिसमें हमने परचेज की थी पेन, रबर और शार्पनर वगैरह, तो स्टूडेंट्स हमने इसकी पेमेंट की थी। तो 6,000 रुपये हमारे पास बैलेंस में मौजूद थे, इसमें से हमने जब ये चीज़ें खरीदी तो पैसे दिए 400 रुपये, तो इट मीन सब 6,000 में से हमने 400 रुपये पे कर दिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ये पेमेंट के कॉलम में तो तमाम की तमाम पेमेंट्स आएंगी, लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें
तो ये जो बेसिकली बिलोंग करता है स्पेसिफिकली वो क्लासिफिकेशन अगर इसकी करेंगे तो ये आपके ऑफिस सप्लाईज के कॉलम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो तमाम आइटम्स जो पेन रबर एंड शॉर्पनर है ये ऑफिस सप्लाईज का हिस्सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमने इसको एक बार फिर ऑफिस सप्लाईज के कॉलम में पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 में डुप्लीकेटिंग पेपर्स की बात की गई। तो डुप्लीकेटिंग पेपर्स जो है बेसिकली हमने आपको वहाँ भी बताया, तो 50 रुपये के खरीदे गए थे, इनकी पेमेंट की गई 50 रुपीज़। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी चूँकि आपकी ऑफिस सप्लाईज का ही हिस्सा है तो इसीलिए यहाँ इसको भी ऑफिस सप्लाईज के कॉलम में एक दफ़ा फिर पोस्ट किया गया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 में पान टी वगैरह क्लाइंट के लिए मंगाई गई, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स पेमेंट की गई। देखें हर तमाम के तमाम जो एक्सपेंसिस है उनकी जो पेमेंट आ रही है वो पेमेंट के कॉलम में आ रही है। तो पान टी सिगरेट वगैरह जो होती है, जो पान टी वगैरह होती है या खाना वगैरह होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके जो एंटरटेनमेंट के अकाउंट में होती है, तो इसलिए उसको एंटरटेनमेंट के अकाउंट में पोस्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी इनका ड्यू थी 10 को, और 10 को एक्चुअली हुआ ये था कि हमने जो है वो गुड्स जो है वो लेकर आए थे बिजनेस के लिए। तो याद रखिए हमने आपको बताया था कि ये भी पेमेंट है, तो पेमेंट के कॉलम में ये यहाँ 70 रुपीज़ पोस्ट किए। और उसके बाद आपने जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के अकाउंट पे इसको आपने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने जितने भी खर्चे किए पेमेंट्स के कॉलम में तो ये तमाम के तमाम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे इनकी क्लासिफिकेशन शुरू की। तो जो खर्चा यानी कि डिस्क्रिप्शन से हमें पता लग जाएगा कि जिस भी हेड का हिस्सा बनता है वहाँ हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और 13 की बात करते हैं। 13 पोस्टेज एंड टेलीग्राम के हवाले से। तो टेलीग्राम 60 रुपीज़ इसकी पेमेंट की गई, और चूँकि ये पोस्टेज है तो ये पोस्टेज के ही कॉलम में आपको नज़र आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स के पोस्टेज के कॉलम में आ गया। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और नंबर 14 की बात करते हैं। तो नंबर 14 को स्टैंप वगैरह जो थी पोस्टेज स्टैंप उसके लिए खर्चा किया गया 40 रुपीज़। तो अब स्टूडेंट्स ये भी जो ताल्लुक रखता है इसकी क्लासिफिकेशन करें इसकी, तो ये पोस्टेज का ही हिस्सा है। तो देखिए पोस्टेज के कॉलम में भी पोस्ट कर दिया गया आफ्टर पोस्टिंग इन पेमेंट कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स से बात करते हैं आपसे 16 की। तो 16 को डिनर ऑफर किया गया था, डिनर कराया गया था क्लाइंट को, तो उस सूरत में पेमेंट की गई। तो 300 रुपीज़ की ये पेमेंट की गई। अब स्टूडेंट्स चूँकि डिनर कराया गया है तो ये एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, तो ये आपके एंटरटेनमेंट के कॉलम में आपको आता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 की बात करते हैं। तो नंबर 19 को अगेन पेन रबर कार्बन पेपर वगैरह पेंसिल वगैरह खरीदी गई। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स पेमेंट की गई 180 रुपीज़ की। और अब इसको अगर क्लासिफिकेशन के पेज पे लेके जाए तो 180 रुपीज़ को जो हम पोस्ट करेंगे ये ऑफिस सप्लाईज का हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम अपनी मूव कर गए। याद रखिए हमने आपको बताया कि आप सिंपल ही एक ही जो है वो पेज के ऊपर ये तमाम का तमाम काम कर लेना है। यहाँ चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, यानी कि हमारे पास स्लाइड इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी की पूरी चीज़ एक ही स्लाइड पे ला सकें, इसलिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ा इनटू मल्टीपल स्लाइड। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैन 20 की बात करते हैं। तो जैन 20 को टैक्सी फेयर हमने पे किया, तो पेमेंट की गई 200 रुपीज़। और चूँकि ये पर्सनल कैपेसिटी में ट्रैवल किया गया, यानी कि एक बंदा इन पर्सन फुट ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपके पास कन्वेंस आएगा, तो कन्वेंस के कॉलम में भी इसकी पोस्टिंग कर दी गई। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और जनवरी 21 की बात की। तो जनवरी 21 को रजिस्टर्ड पार्सल के पे किए गए ₹90। तो ये पार्सल से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ये पोस्टेज का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको पोस्टेज में भी पोस्ट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट हम आगे बढ़े और बात करते हैं 24 की। तो स्टूडेंट 24 में हमने एडवांस दिया सिक्योरिटी गार्ड को। तो सिक्योरिटी गार्ड को जो एडवांस दिया, तो पेमेंट तो एक्चुअली हमने 400 की, लेकिन ना तो ये ऑफिस सप्लाईज का हिस्सा है, ना ये ट्रांसपोर्टेशन है, ना ये पोस्टेज है, ना ये कन्वेंस है, ना ये एंटरटेनमेंट है। तो इस मीन्स के
इन तमाम अकाउंट से जब कोई अमाउंट नहीं पोस्ट की जा सकेगी तो फिर उसको हम संडीज में डाल देंगे, क्योंकि एक मिसलिनियस या जनरल अकाउंट है एक्सपेंस का। इसी में आगे बढ़े स्टूडेंट्स और 26 की बात करते हैं। तो 26 को रिक्वायरमेंट हुई फर्नीचर की, तो पेमेंट की गई 700, लेकिन क्योंकि ये भी ना तो ऑफिस सप्लाईज है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना पोस्टेज है, ना कन्वेंस है, ना एंटरटेनमेंट, तो इस सूरत में इसको भी हमने जो पोस्ट किया वो सैलरीज के अकाउंट पे पोस्ट किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और 29 को देखते हैं। तो बस का किराया फिर पे किया गया, पेमेंट की गई 20 रुपीज़, जबकि ये भी किसी शख्स को हमने सफ़र कराया है, तो इसका मतलब है कि ये जो बनेगा ये भी हमारी कन्वेंस का हिस्सा बन जाएगा। तो हमने पेमेंट में पोस्टिंग के बाद इसको कन्वेंस में पोस्ट किया। उम्मीद करते स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 30 को देखते हैं। तो 30 को इलेक्ट्रिसिटी जो बिल थे वो पे किए गए, तो वो पेमेंट हुई है 200 रुपीज़ की, तो वो अपनी जगह पे आ गए। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ना तो ऑफिस सप्लाईज है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना पोस्टेज है, ना कन्वेंस है, ना एंटरटेनमेंट है, तो इट मीन्स ये तमाम के तमाम आइटम्स में अगर ये नहीं आता, लाई नहीं करता, कैटेगरीज में नहीं आता, तो इट मीन्स कि इसको हमें संडीज में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने इसको संडीज में पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमने तमाम की तमाम पोस्टिंग अपनी जो ट्रांजेक्शन की कर दी है। अब हम पहुंच गए जैन की 30 को, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम 31 को, तो यहाँ हम इसका टोटल निकालेंगे। तो पेमेंट के तमाम आइटम्स को टोटल किया तो 2730 यहाँ इसकी अमाउंट बन जाती है। जबकि सप्लाईज को देखा तो 630 इसका टोटल बनता है, ट्रांसपोर्टेशन का टोटल 70 है, पोस्टेज का 190 है, कन्वेंस का 200 है, 320 एंटरटेनमेंट का है और संडीज का ही 1300 है। तो इसमें सूरत में अगर आप देखें तो ये जितने ऑफिस सप्लाईज से लेकर संडीज के आइटम्स हैं, इन तमाम के टोटल्स को अगर हम आपस में ऐड कर लें, सम कर लें, तो टोटल जो बन जाएगा वो पेमेंट का टोटल बन जाएगा। क्योंकि हमने जो पेमेंट जितनी भी हुई थी उसकी यहाँ क्लासिफिकेशन ही तो की है। तो अगर आप वर्टिकली आते हैं यानी कि पेमेंट के कॉलम को टोटल करते हैं तो भी टोटल ही आएगा, और तमाम के तमाम ये क्लासिफाइड अकाउंट्स को के टोटल को भी अगर आप आपस में ऐड कर लें तब भी यही अमाउंट आपकी बनेगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब हम अपना रिमेनिंग बैलेंस देखते हैं, क्योंकि 6000 रुपीज़ तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के वक्त रिसीव किए थे, लेकिन अब इसमें से जो खर्चा किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 2730 किया गया। तो इसमें सबसे पहले हम इसके टोटल पे लाइन्स लगाते हैं, क्योंकि अब इसके आगे कोई काम नहीं है, तो आप इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, तो लाइन्स डबल लाइन्स लगाएंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कि 6000 हमारे पास मौजूद थे जनवरी 31 की बात करते हैं। तो 6000 रुपीज़ जो रिसीव किए थे रिसीव के कॉलम से, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना भी हमने पे किया 2730। तो इट मीन्स कि एंडिंग बैलेंस आपका वो बैलेंस होता है जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस होता है। तो 6000 से 2730 माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बची वो 3270 बची। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। तो इसी तरीके से अगर आप इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड कर ले तो आपके पास इसका टोटल 6000 ही आ जाएगा। और हमने जो रिसीव साइड पे जो टोटल था वो भी हमने यहाँ निकाल लिया, तो वो 6000 ही है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जो किसी मंथ का एंडिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट पीरियड का या नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो 3270 इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए रिसीव्ड साइड में हमने इसको डाल दिया, क्योंकि बैलेंस स्टिल हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि ये रिसीव्ड साइड हमारे पास अवेलेबल बैलेंस को शो करता है और पेमेंट साइड हमारे पास से जाने वाले अमाउंट को शो करता है। तो अब याद रखिए स्टूडेंट्स, हमें दोबारा से पेटी कैश इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जितना भी खर्चा किया गया अगर हम सिर्फ उतना ही दोबारा से क्लेम कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो पूरी वही 6000 आ जाएगी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स बैलेंस ओपनिंग के तौर पे आ गया और फैब फर्स्ट को ही क्लेम किया गया रीइंबर्समेंट के लिए। तो 2730 जो एक्चुअली खर्चा किया गया था उतना ही हमने यहाँ क्लेम किया और बैंक से पैसा निकलवा लिया। तो स्टूडेंट्स बैंक यहाँ आपका डेबिट जाता है। और इस सूरत में स्टूडेंट्स आप याद रखिए हमने इस तरह अपने पेटी कैश को मुकम्मल किया। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया होगा। तो स्टूडेंट्स अगेन जो कंपनी का नाम है MS Sasson एंड कंपनी है, ठीक है। जर्नल बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006।
तो स्टूडेंट जनवरी 1 को सबसे पहले पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश हुआ। तो याद रखिए ये पैटी कैश फंड, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली कैश की ही एक फॉर्म है, तो ये एसेट ही है आपका। तो एसेट आपके बिजनेस में इंक्रीज हुआ तो पैटी कैश फंड डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया, और अमाउंट थी 6000 जो कि हमने वहाँ निकाली थी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पैटी कैश फंड की स्टैब्लिशमेंट की नरेशन लिखी, टू रिकॉर्ड या टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। ये काम हमने जनवरी की 1 को किया था। अब आगे बढ़ते हैं, और पूरे महीने हमने खर्चा करने के बाद जब टोटल किया तो जनवरी 31 को हमें पता लगा कि हमने इस पैटी कैश फंड से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस किया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया है, पोस्टेज एक्सपेंस किया है, कन्वेंस एक्सपेंस किया है, एंटरटेनमेंट किया है, सैलरीज किया है। ये तमाम के तमाम खर्चे करे हैं, और जो इनके टोटल थे हमने वहाँ टोटल इसीलिए निकाले थे कि वहाँ हमने इनको पोस्ट करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी नेचर में जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसलिए तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। और क्योंकि पैटी कैश फंड से खर्चा किया गया तो पैटी कैश फंड हमारा कम हो जाता है। तो पहली एंट्री में जनवरी 1 की ये इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। अब ये खर्चा हुआ तो डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ये पैटी कैश फंड क्रेडिट हो गया। अमाउंट है इसकी 2730। अगर आप इन तमाम के तमाम अमाउंट्स को टोटल कर लें जो कि इस सेकंड ट्रांजेक्शन में हमारे पास मौजूद है, तो आपको 2730 मिल जाएगा। और फिर चूँकि हमने क्या करा है, हमने तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस थे, वेरियस एक्सपेंसेस पूरे महीने के, उनको रिकॉर्ड किया। तो हमने यहाँ नरेशन भी यही लिखी। फिर उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट को हमने रिक्लेम किया जो अमाउंट खर्च कर चुके थे 2730। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैटी कैश फंड को हमें मेंटेन करना होता है, तो जितना भी खर्चा किया जाएगा हम उतना ही क्लेम करेंगे। अगर ये खर्चा 6000 होता तो फिर हम पैटी कैश के लिए क्लेम भी 6000 ही करते, लेकिन चूंकि 6000 में से खर्चा 2730 हुआ था, इसलिए अब हम इसको 6000 पूरा करने के लिए जितना खर्चा किया है उतने ही पैटी कैश का क्लेम करेंगे। तो यहाँ वही एंट्री हम बनाएंगे कि पैटी कैश फंड डेबिट हो जाएगा। अब जो अमाउंट आएगी वो वही आएगी जिसका खर्चा किया गया 2730। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरी साइड पे जो ट्रांजेक्शन में एंट्री में रिकॉर्डिंग होगी वो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से इतनी ही अमाउंट निकाली गई 2730। तो इस तरह दोबारा टोटल मिला के आपके पास अमाउंट वही 6000 हो जाता है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और ये हमेशा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट से ही एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। और ये फिर हमने लिखा टू रिकॉर्ड रिइंबर्समेंट ऑफ पैटी कैश फंड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ ये लेक्चर अख्ताम पजीर हो जाता है, और बस पैटी कैश फंड यही है, किसी तरीके से आपने इसको बनाना है और इसकी 3 जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। अब अगर इसके हवाले से कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।